सपोज रूल्स आर डिफाइंड, लेकिन मेरा ईगो ये कहता है कि मैं ट्रैफिक रूल्स फॉलो नहीं करूँगा, दिस इज़ अगेन ए वायलेंस। उस शख्स के साथ या ऐसे ग्रुप के साथ क्या किया जा सकता है? नंबर 2, आपसे 2 सवाल हैं। स्कूल में स्टूडेंट्स वायलेंस कैसे करते हैं? आपसे ये 2 सवाल हैं। आपने बहुत अच्छे मिसाल दी है लीडरशिप के। आप घोटकी से हैं, मुझे पता है घोटकी में अच्छे लीडर्स हैं। आपने घोटकी से मिसाल क्यों नहीं दी है? आप खुद फेम के पीछे चले गए, जबकि आपने कहा कि फेम और लीडरशिप का कोई ताल्लुक़ नहीं है। आई कैन नेम 5 to 10 पीपल फ्रॉम घोटकी। तो मेरे ख्याल से आपको खुद इसको प्रूव करना पड़ेगा आप क्यों फेम के पीछे चले गए। थैंक यू। तो बिल्कुल ये पॉइंट है कि मैंने घुटकी से लीडर्स क्यों नहीं लिए, मैंने सक्कर से लीडर्स क्यों नहीं लिए, मैं वहाँ पे यूके में कहाँ चला गया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल द क्वेश्चंस यू आस्क्ड आर ethereal basically. I love the questions. Coming to the answers, with regard to the ego is concerned, there's YouTuber on internet, I guess you all have known the name of that YouTuber, Ashir Azim. He says no one is above law. There is no representation of yours when there comes the law. You have to follow the law by hook or by crook. And in case you violate this law, you are eligible for the fine, for the jail, for anything else that law has defined. तो आप ट्रैफिक रूल्स ब्रेक करते हैं तो लॉ बनाया हुआ है हमने, तो लॉ को अपनी हरकत में आना चाहिए एंड द एडिक्वेट एक्शन शुड बी टेकन अगेंस्ट दैट पर्सन हु इज़ वायलेटेड दैट लॉ। एंड विद रिगार्ड टू द ट्रैफिक सिग्नल्स इज ब्रेकन, आप अपने लोगों की मेंटल ट्रेनिंग की ऐसी करें कि वो ऐसी चीज़ें ना करें, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे वो अपना नुकसान करते हैं, अपनी कंट्री का नुकसान करते हैं एंड इन जनरल वो अपने मुल्क का नुकसान ही कर रहे होते हैं। सो इट्स बेटर वी डोंट ब्रेक द लॉज एंड आई गेस we don't do that. We all the literate people in our society don't do that basically. The second question would be answered by my colleague Zainab. अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत अच्छे सवाल पूछे आपने। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, आपका क्वेश्चन दूसरा यही था कि स्कूल में व्हाट टाइप ऑफ वायलेंस होता है। यस, स्टूडेंट्स किस तरह करते हैं, स्टूडेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। ओके, थैंक यू सर। फर्स्ट ऑफ ऑल आप प्रिंसिपल हैं, आपको पता होगा स्कूल में बच्चे जो जूनियर सेक्शन के होते हैं आपस में लड़ते हैं, थोड़ी सी बात पर लड़ाई हो जाती है तो उनकी हाथापाई शुरू हो जाती है। ये तो छोटा सा वायलेंस है। जब बड़े स्टूडेंट्स हायर सेक्शन के आपस में लड़ते हैं तो वो डायरेक्ट अटैक नहीं करते, वो मेंटल वायलेंस करते हैं। वो आपको प्रेशर देंगे दिमाग में कि किसी ना किसी बात पे, और वो दिखाएंगे भी नहीं कि मैं इस पर टॉर्चर कर रहा हूँ, उस पर वायलेंस कर रहा हूँ, लेकिन पीछे से वायलेंस हो रहा होता है। इस किस्म का वायलेंस स्टूडेंट्स के बीच में होता है। दूसरा वायलेंस होता है सेक्शंस आपस में करते हैं। मैं ए सेक्शन का हूँ, मैं बी सेक्शन का हूँ। फॉर सपोज कैम्ब्रिज के स्टूडेंट्स अलग हैं, आगा खान के स्टूडेंट्स अलग हैं। कैम्ब्रिज वाले कहेंगे भाई हम कैम्ब्रिज के स्टूडेंट्स हैं, आप हमारे सामने क्या बात करें। आगा खान वाले कहेंगे हम भी तो मेहनत करते हैं, हमारी भी तो कोई इज्जत होनी चाहिए। उस प्रेशर में आगे टीचर्स भी ज़्यादा उनको वो प्रेफरेंस देंगे कि भाई आप कैम्ब्रिज के स्टूडेंट्स हैं, आपको ज़्यादा पढ़ाई की ज़रूरत है। स्टूडेंट्स प्रेशर में आ जाते हैं। आगा खान वाले वो कहेंगे भाई हमारे ऊपर तो वायलेंस होता है, क्योंकि आपको नज़र ना भी आए ये एक किस्म का वायलेंस ही है, मेंटल टॉर्चर। इसके अलावा तीसरी चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी, आपने स्टूडेंट्स के बारे में पूछा, टीचर्स भी स्टूडेंट पे वायलेंस करते हैं, जो टीचर्स को खुद नहीं पता चलता हम वायलेंस कर रहे हैं। अब सर एक टीचर पढ़ा रहे हैं, पूरा साल पढ़ाया, एग्ज़ाम हुआ और बच्चे के मार्क्स अच्छे नहीं आए, तो टीचर ने कहा कि भाई मुझे तुमसे ये एक्सपेक्टेशन नहीं थी। टीचर ने बस इतना कहा, लेकिन वो जो असर बच्चे के दिमाग पे पड़ा ना, अगला साल वो पूरा नहीं पड़ेगा, वो कहेगा मैंने वैसे भी रिजल्ट लेना नहीं है, मैं क्या करूं पढ़ के। तो वो जो वायलेंस होता है ना, उसका लॉन्ग लास्टिंग असर होता है। आपने ये सवाल सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए कहा, लेकिन मैंने टीचर्स का भी आपको बता दिया कि ऐसा होता है, क्योंकि हम भी स्टूडेंट्स हैं, हमने भी इस चीज़ से क्रॉस किया है। सो यस, थैंक यू सर, आपके क्वेश्चंस बहुत अच्छे थे। And one thing, sir, the question you asked about ego, may I add something to it? The question you asked regarding ego, Can you please repeat your question? Why don't we celebrate Non-Violence Day on 8th October, whereas we celebrate Kashmir Solidarity Day, as well as in next month we are going to celebrate Aurat March as well?
Definitely, this is whole the paradigm of government. What governments want that could be implemented in the system. All the law and order is in the hands of government. So, government needs to highlight the importance of non-violence in our society, and we should all encourage government. We should run trends on Twitter. Social media is the best platform. One can run trends and aware governments regarding what they want. So, we need to aware government. We want this day to be celebrated in our government, in our country. And anything which an educational institution could do in this regard? Definitely, they need to aware people regarding the violence. Why is it harmful for country? No one deserves a violent life. Government, education institutions need to highlight the importance of a life without violence. Definitely. Okay, thank you so much. And in what way social media platforms can play their role to counter violence? Social media platforms can play their role in countering violence. I have mentioned it before that this is a world of social media and we are less in contact physically and more in contact on social media. So as I mentioned before, when you have campaigns on social media, people know more. The concept is only about spreading awareness. People need to know, and social media is the key. We can let them know through social media. When a person knows what is violence, he wants to know how it happens, and when he knows how it happens, he tries that he is not the person who does that. So social media is the key. You can share and aware everyone, and they're going to choose for themselves if they are going to be part of it or they are going to stay away from it. Social media has been the revolution basically. As I mentioned about Saryam program, I saw that on YouTube too. I came through that incident through YouTube, and all the domestic violences are most of the time supported on social media. Like one of my friend on Facebook talked about this thing is happening in this town, then I shared that thing, then that thing came into the authorities for suppose district deputy commissioner, ASI, ASP, then they took the action. Basically this has been the revolution to counter the violence. So means an individual can also play their role in sharing and... They have been playing their roles. Exactly. My last question is from the panelist of IBA Khairpur. Given there are peaceful countries around the world where people live their entire lives without experiencing a war, so is violence a cultural issue? Means that why there's not, we find cases of violence in Europe, why it is so much rampant in Pakistan and India and Middle Eastern countries? Talking you through the statistics, these countries have strict implementation of law and order. Even if violence is part of someone's culture, let me get you through the example. For suppose there is this culture in which they don't give rights to their women, like there was back in the days in Greeks. If this is the part of their culture, even if it is the part of their culture, they will be restricted by the laws of a country. And the countries that you mentioned have strict law and order, and it is implemented. Not here in Pakistan, because we have weak law and order. Our executive department is very weak. Even if violence is part of culture, it can be stopped if the country's laws and its implementation is strong. The reason behind European countries being so much non-violence is implementation of law and order in their countries. Law and order is so strict that the person who is going to do violence is fearful against the repercussions basically. Thank you so much. I'm grateful to all of you for your kind support and cooperation. I would humbly request you to please step down so that we can continue to